हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज ला रहा हूं आपके लिए। मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ऐसा समझिए, क्योंकि ये काफ़ी समय से मेरा वीडियो पेंडिंग था और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस का कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने ओल्ड सिलेबस के कंपनी लॉ के बहुत सारे गाइडेंस वीडियो बनाए हैं, लेकिन न्यू सिलेबस पे अभी तक नहीं बना था। तो ये मैं न्यू सिलेबस का आपका कंपनी लॉ का आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है एक न एक टिप आपके काम में आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं। बच्चों की गलतियां आपको मैं बताऊंगा और आप खुद कोरिलेट कर पाओगे कि आप भी ये गलतियां कर रहे हो या कर चुके हो या माइट भी करो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये गलती न करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टडी कंपनी लॉ ऑफ द न्यू सिलेबस। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं कि आपका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, 50 मार्क्स का पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 है, उसमें फिर 1 to 14 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, बेसिकली डायरेक्टर्स एंड पूरा मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, सब कुछ उसमें आपको दिया गया है। और इसमें चैप्टर 15 to 20 है। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स आपके पार्ट 2 में है, 40 मार्क्स का उसका वेटेज है। ठीक है, और पार्ट 3 है कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, 10 मार्क्स का सेपरेट उसका वेटेज है। ठीक है, 3 पार्ट्स में ऐसा डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इस तरह से पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब और ये भी है, चलो 3 चैप्टर्स हैं पार्ट 3 में, ये भी आपको पता ही होंगे। तो अब मैं पहले वेटेज बता देता हूं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स अभी हुए हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो उसका वेटेज मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपरली। ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा पार्ट 1 है, ये पूरा आपको 50 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, वेटेज अगर आप देखोगे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि शेयर एंड शेयर कैपिटल, ये चैप्टर में वेटेज ज्यादा है। अब रीजन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करोगे तो 4 चैप्टर मिला के उन्होंने ये पूरा बनाया हुआ है। तो इसमें अलॉटमेंट, इसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इसमें कैपिटल और इसमें प्रोस्पेक्टस, ये 4 चैप्टर मिला के ये चैप्टर है। तो 4 चैप्टर मिला के इतना वेटेज है, तो इतना वेटेज तो होना ही पड़ेगा। चारों में से एक एक क्वेश्चन भी आता है तो 12 से 15 मार्क का वैसे भी वेटेज हो ही जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली देखो इंट्रोडक्शन पे आ रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, तो वो भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है। देखो सब में से ही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एक है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि काफी सारा जो उसमें मटेरियल है, काफी सारा जो कंटेंट है वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। डिस्क्लोजर्स तो आप टॉपिक के साथ ही पढ़ते हो ना, तो इन्होंने बस अलग से एक चैप्टर भी बना दिया है। बट जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो, मेनली शेयर, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस और ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और वो आप कॉन्सेप्ट के साथ ही नॉर्मली पढ़ते हो। मतलब मैं एज अ टीचर नॉर्मली साथ में ही पढ़ाता हूं, तो काफी सारी चीजें जो डिस्क्लोजर वाली जो चीजें हैं वो ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स के थ्रू कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें अगर आप देखोगे MCA 21 एंड फाइलिंग ऑफ XBRL, ठीक है, इसमें भी एक आध आता है या नहीं आता है। ग्लोबल ट्रेंड्स में भी एक आध आता है या नहीं आता है, और ट्रांसपेरेंसी में भी एक आध आता है या नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब में हर अटेम्प्ट में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप चैप्टर के हिसाब से देखो तो मिसमैच क्या है वो आपको समझना है। देखो CSR एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी आता है तो आपको पूरा कवर करना चाहिए, तो वर्थ है। फिर रजिस्टर रिटर्न में भी देखो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें भी मेनली रजिस्टर्स आप काफी सारी चीजें मेंबरशिप चैप्टर में ही पढ़ लेते हो, बरोबर। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो और भी चैप्टर्स में इनका कनेक्शन आता है और साइमल्टेनियसली उसी में वो कवर हो जाती हैं। चार्जेस भी ठीक ठाक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क का देखो वेटेज है। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स मेंबरशिप, ये भी चैप्टर बहुत छोटा है, उसके हिसाब से वेटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट, बस मैं कहूंगा कि ये जो है अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो वेटेज मतलब थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, काफी लेंदी चैप्टर है, उसमें आप पूरा अकाउंट्स का पूरा प्रोविजन पढ़ते हो।
128, 129, पूरा 130, 132, 134 तक, और भी जो आगे के प्रोविजंस हैं, ठीक है। फिर 135 CSR आ जाता है, तो काफी लेंदी है। फिर पूरे ऑडिटर्स के प्रोविजन आप पढ़ते हो, तो बस ये एक मतलब परेशानी वाला चैप्टर है, बहुत लेंदी है। उसके हिसाब से वेटेज ठीक है, मतलब कम भी नहीं है, कम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा है। पार्ट 1 में अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर ये जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट और ये सब है, ये भी ठीक ठाक है, मतलब लेंथ काफी कम है। इंटर कॉर्पोरेट वाला पूरा 186 सेक्शन है। फिर रिलेटेड पार्टी वाले जो उसमें रजिस्टर्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऐसे 2-3 और सेक्शंस है उसमें, तो उसके हिसाब से थोड़ा वेटेज ज्यादा आया है एक ही एग्जाम में। बाकी देखो 3-3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आया था, अभी अचानक से 11 मार्क आ गया, तो ये थोड़ा चैप्टर के हिसाब से ज्यादा हो गया। फिर कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी 3-4 चैप्टर्स हैं, अलग अलग 3-4 अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको उन्होंने क्लब किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। वेटेज आप देख लो, नोट कर लो। फिर पार्ट 2 एंड 3 पे आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 तो पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 2 तो पूरा इंपॉर्टेंट है, सब में से बहुत सारी चीजें आती ही हैं, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग में कम दिख रहा होगा, पर वर्चुअल मीटिंग चैप्टर भी काफी छोटा है, ठीक है। तो पार्ट 2 ऐसा है जो मैं आपको आगे टिप्स में बताऊंगा कि कैसे इसको कवर करना है, कौन से पार्ट को क्या लेवल पे कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट मतलब टिप्स वाला जो अभी पार्ट आएगा इस वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड जो पार्ट है लीगल फ्रेमवर्क, उसमें आता है मेनली, देखो 10-10 मार्क के दोनों अटेम्प्ट में एक ही चैप्टर से आए थे, और अब एक इधर एक उधर से, मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेगा फर्म से एक आध बार आया है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में भी बहुत छोटा है, 2-3 पेज का ही चैप्टर है, तो कुछ ज्यादा पूछने लायक है नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 का वेटेज है, ठीक है। वेटेज आपको आइडिया आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं टिप्स देता हूं कि मेरे हिसाब से क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए टिप स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर, ठीक है। ये काफी लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर स्टूडेंट को बताता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस हो, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप पेपर 3 आवर्स में कैसे लिखने वाले हो, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, दैट डिटरमाइंस कि आप सक्सेसफुली वो 3 घंटे हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो पूरा पेपर आपका बिगड़ जाता है। आपने कितना भी पढ़ा होगा, पर वो 3 घंटे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सीक्वेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मेरे हिसाब से देनी चाहिए, जितना बच्चे नहीं देते हैं, जो कि गलत है। तो सीक्वेंस मेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए, पहले आपको पार्ट 3 सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पार्ट 3 का सिलेबस काफी कम है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड 2 पेज, मेगा फर्म 4-5 पेज, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। और लीगल फ्रेमवर्क बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें उसमें है, पर 10 मार्क्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वर्थ इट है, आप उसको पूरा कवर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पार्ट 3 पूरा आपको कवर करना चाहिए। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड भी बहुत छोटा है, भले नहीं आ रहा है, पर इतना इजी है, इतना इजी है कि आप आराम से उसको कवर कर लोगे। मेगा फर्म्स भी कॉन्सेप्ट वाइज काफी इजी है, बहुत ज्यादा पूछने लायक है नहीं। तो ये पूरा जो पार्ट 3 है, ये मेरे हिसाब से आपको 100% कवर करना चाहिए, सारे क्लॉजेस के कवर करने चाहिए, और सबसे पहले इसको लिखना चाहिए। 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, और आप 4-4 मार्क तक आराम से ले सकते हो, मतलब 8 मार्क आपके पहले ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक मैक्सिमम लग सकते हैं आपको लिखने के लिए। तो पहले ही 15 से 20 मिनट में आपके 7 से 8 मार्क श्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको पार्ट 2 पहले सॉल्व करना चाहिए, कि पार्ट 2 में भी मैंने बताया कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी जब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करोगे, जॉब करोगे, या जो भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे या जॉब में जाओगे, वो उनका बहुत ज्यादा मतलब काम आता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रेलिवेंट और सीएस के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। तो वो जो है कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो चैप्टर्स हैं, मेनली डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स वाला जो चैप्टर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटेज कम भी होता तो भी मैं आपसे कहता कि आप उसको पूरा पढ़ो, ताकि आपको आगे काम आए, आपका एक कॉन्सेप्ट का बेस बहुत अच्छा बन जाएगा, और आपको जिंदगी में आगे ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे पार्ट 2 में कोर्ट के जजमेंट ज्यादा नहीं है, सब सेक्शन बेस्ड है, सब कुछ लॉ बेस्ड है, ठीक है। एक्ट एंड रूल्स आपको मेनली पढ़ने हैं, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स भी हैं 2, वो भी आपको इसके साथ पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इतना ही कंटेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छा खासा कवरेज है, थोड़ा वाइड है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हो। आपको दिलचस्पी आनी चाहिए, क्योंकि आपने कंपनी सेक्रेटरी लिया है, तो आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छे लगने चाहिए, आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में, सिचुएशंस देखने में, सेक्शंस क्या बोलते हैं वो आपको करने में, प्रोसीजर्स भी आपको इसमें काफी सारे हैं तो वो भी आपको समझने होंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पूरा
कवर करना चाहिए। इसमें दिमाग नहीं लगाना है। लोग जबरदस्ती दिमाग लगाते हैं, नहीं लगाना है। इसमें जहां लगाना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक लगने वाला है, ठीक है। 40 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो लगभग 1.5 आवर में या 1 आवर 40 मिनट्स में आपका 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आधे टाइम में आधा कंटेंट पूरा कवर हो रहा है। लेकिन आप ऐसी चीजें देखो पहले लिख रहे हो जो बेस्ट है, आपने पूरी तरह से कवर की हैं, तो इसमें थोड़ा मार्किंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। थोड़ा एवरेज मार्किंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स आपको मिलने चाहिए, क्योंकि आपने पूरा कवर किया है। हर क्वेश्चन आपको इसमें आना चाहिए, देखा हुआ लगना चाहिए, ठीक है। तो सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा कम है इसमें। और फिर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आपको लास्ट में लिखना चाहिए, पार्ट 1, जो 50 मार्क का है, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, बराबर। चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें पूरा आप पढ़ नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सरप्राइज एलिमेंट है, इसलिए इसको पहले सॉल्व नहीं करना चाहिए, माइंडसेट बिगाड़ देता है। सरप्राइज एलिमेंट के जैसे आप बिचक जाते हो और फिर आप घबरा जाते हो। काफी बच्चों ने एक गड़बड़ की है, पहला पार्ट लिया, काफी सारे क्वेश्चन देखे, अरे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ड्राफ्टिंग के काफी पार्ट्स आ गए, 1-2 क्वेश्चन आ गए, तो आपने पढ़ा ही नहीं है, और आप फिर हड़बड़ा जाते हो। फिर आप वो 3 घंटे में अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, और इस वजह से पेपर बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, पेपर हैंडलिंग आप नहीं कर पाए, इस वजह से भी काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, या उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे जितना वो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के हिसाब से उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, बराबर। तो पार्ट 1 मेरे हिसाब से आखिरी में सॉल्व करना चाहिए। आपके जो बेस्ट 50 मार्क्स हैं वो आपने अगर 1.5 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स लगा के भी अगर आपने लिख लिया, तो आपके 50 में से ही 30-35 मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। मतलब आपकी पासिंग ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स में आ जाएगी, वो पहले 50 मार्क्स के इसमें से आ रहा है ख्याल में। उसकी मार्किंग काफी अच्छी आनी चाहिए। इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपको इन 2 पार्ट्स की करनी है, ठीक है। और वो जो भी रिमेनिंग टाइम है वो आप पार्ट 1 जितना आपको जमता है, जितने आपके क्वेश्चन देखे हुए हैं या आपको लगता है आपने पढ़ा हुआ है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट्स है, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े हैं और आपको नहीं आते, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए पेपर में जाने के पहले, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने के पहले आपकी ये प्रायोरिटी, आपका सीक्वेंस माइंड में काफी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, टिप नंबर 2, चैप्टर्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। वो तो दिख ही गया आपको, मैंने बस एक जगह आपको लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो क्या क्या है? पहला है सर लीगल फ्रेमवर्क, सीधे सीधे 10 मार्क का या 5 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज ले सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट वाला पहले करना और पूरा करना, ताकि कुछ भी आए और आपको आ जाना चाहिए। और अच्छे से अगर आपने उसके शेड्यूल्स और उसके रेफरेंसेस दिए तो 5 में से 4 मार्क्स तो आपको कम से कम मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। फिर है जनरल मीटिंग्स, ठीक है। मीटिंग्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जनरल मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, पूरा एक्चुअली पार्ट 2 ही इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कहा भी है कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। 40 मार्क के हिसाब से नंबर ऑफ चैप्टर काफी कम है, उनका डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। शेयर कैपिटल भी काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वास्ट है पार्ट 1 का। फिर डायरेक्टर्स, फिर आपका बोर्ड कंस्टिट्यूशंस, केएमपी, ये पूरा जो पार्ट 2 का है। फिर पार्ट 1 में से एक और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑर्डर, क्योंकि ये काफी वास्ट है, पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसका वेटेज बढ़ भी सकता है क्योंकि आपका भी न्यू सिलेबस में हुए 3 अटेम्प्ट हुए हैं, बराबर। तो बदल सकता है, वेटेज बदल सकता है, पत्थर की लकीर नहीं है, इसको आप बहुत ज्यादा भी बेस नहीं मान सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। आप देख भी रहे थे 3 मार्क से ऑल ऑफ सडन 11 मार्क का आ गया, तो बदल सकता है, वेरिएशन के पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। मेरे हिसाब से 8 चैप्टर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करना है कि डिटेल में कवर करना है। ये बेस है आपकी पासिंग का, ये बेस है आपकी पासिंग का, इसमें कोई शॉर्टकट, कोई दिमागबाजी नहीं लगानी, ठीक है। इसके अलावा देखो अब जो आगे का टिप है, टिप नंबर 3, कि लो इंपॉर्टेंस वाले कौन से, इसमें आप दिमाग लगाओ। इसमें आप बस मेन पढ़ो, स्कैनर से देखो, टीचर से पूछो कि कौन कौन से मेन टॉपिक है, मिनिमम जो कवर करना है। समराइज्ड वे में आप इसको कवर कर सकते हो, पूरा इन डेप्थ 1-on-1 हेडिंग सारे कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला है सर ग्लोबल ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये तो ऐसा चैप्टर है जो मेरा मेन टिप इस वीडियो का है, जो मेन चीज आप इस वीडियो से लेके जा सकते हो, बस वो यही है जो मैं 10 मिनट में, अभी 5 मिनट में कहने वाला हूं, कि ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है। ये सबसे बड़ी टिप मैं दे रहा हूं। कुछ पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, कुछ नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, इसलिए अलग अलग जगह बैठे हैं अपन। तो ये चैप्टर में क्या खासियत है? ये चैप्टर सर 100 पेज का है, आपका मॉड्यूल उठा के देख लो, 100 पेज का चैप्टर है।
वेटेज आपने खुद देखा 3 मार्क, सिर्फ 3 मार्क का वेटेज है, एक क्वेश्चन आता है और 100 पेजेस का इसका सिलेबस है। दूसरी बात, इसमें 7 अलग अलग कंट्रीज के कंपनी लॉ के प्रोविजंस दिए हैं। बाकी पूरा सिलेबस क्या है? इट्स ऑल अबाउट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आप इंडिया का लॉ पढ़ते हो और ये 14 चैप्टर में आपको 6-7 कंट्रीज का अलग अलग का कंपनी लॉ का प्रोविजन दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, इंडिया का लॉ आपसे याद हो नहीं रहा, इंडिया के लॉ में आप कंफ्यूज हो जाते हो। और अगर आप 7 अलग अलग कंट्री के कंपनी लॉ के प्रोविजंस पढ़ोगे तो आप सोचो आप क्या हैंडल कर पाओगे, क्या याद आएगा आपको, क्या कॉन्फिडेंस लेवल लेके आप पेपर देने जाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये पढ़ाता ही नहीं टॉपिक, क्लियरली बता रहा हूं, और मैं लिखता भी हूं मेरे प्रोडक्ट्स में क्लियर कट कि ये चैप्टर मैं ना नोट्स में देता हूं और ना मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि 100 पेजेस कम से कम, मतलब आप समझ लो आपको पढ़ने में कितने घंटे लग जाएंगे। वेटेज नहीं है उतना, वेटेज सिर्फ 3 मार्क है, तो इतना रिस्क आप ले सकते हो मेरे हिसाब से, और मैं यही रिकमेंड कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। और अपने लेक्चर बायोस्कोप में यही कहता हूं कि ये चैप्टर से दूर रहो। जितनी भी आपके पढ़ने की इच्छा है, जितनी भी आपको खुजली हो रही है पढ़ने की, वो आप दूसरे सिलेबस में यूज करो, ये चैप्टर से खुजाना नहीं, ठीक है। ये चैप्टर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, कि काफी बच्चे मुझे दिखे कि इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये चैप्टर सर पढ़ना है मेरे को, नहीं ये कवर करना है। मत करो, अपने आप पे एक एहसान करो कि ये चैप्टर मत पढ़ो, ठीक है। बहुत खुश रहोगे, मेंटली बहुत पीस फील होगा, सिलेबस में कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप बन गई है। बस ये चैप्टर आपको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया है, इसलिए बता रहा हूं। 100 पेजेस पूरे मैंने पढ़े हैं, नोट्स भी बनाए थे, और उसके बाद मैंने ये लिया कि नहीं यार मेरे से ही नहीं हो रहा, स्टूडेंट कहां कर पाएंगे, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं कि किसके कितने मीटिंग्स हैं, किसके कितने डायरेक्टर्स हैं। मतलब आप खो जाओगे, आप नहीं याद रख पाओगे, कितना भी कंपैरेटिव चार्ट्स बना लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, और आप मिक्सअप कर लोगे। ऐसा ना हो कि बचे हुए पूरे पेपर में आप कोई और कंट्री के प्रोविजंस लिख के आ जाओ। तो इसीलिए ये एक मेरी टिप बस मानना, पूरा वीडियो इग्नोर कर लेना भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरी टिप एक जरूर याद रखना और फॉरवर्ड करना अपने स्टूडेंट बच्चों को, अपना फ्रेंड्स को, कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको समझा दी क्यों करनी है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेकंड है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 या 3-4 पेज का ही है, तो मेरे हिसाब से आप कवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। MCA 21 XBRL काफी डिटेल में आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, काफी डिटेल में, ये भी वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जिसका वेटेज नहीं है, वेटेज के हिसाब से लेंथ मैच नहीं होती है, तो आप उतना डिटेल में मत जाओ, बेसिक चीजें जो है, कंसेप्ट है, वो आप उतना कवर करो। फिर है रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, इसमें भी रजिस्टर्स मैंने बताया था, काफी रजिस्टर्स तो आप मेंबरशिप चैप्टर में पढ़ लेते हो, काफी सारा कंटेंट उसी में आ जाता है, और रिकॉर्ड्स थोड़े मतलब इजी है, बट इतना वेटेज नहीं है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स है सर, जिसमें आप दिमाग लगाओ, समराइज वे में पढ़ो, मेन टॉपिक्स पढ़ो, चल जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिप नंबर 4, लो इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो रिपीट हुआ है शायद, सॉरी, रिपीट हो गया है, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिप 5। अब काफी बच्चे फॉर्मेट को लेके भी परेशान होते हैं कि सर इसमें, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस और प्रोफेशनल वालों से सुनते होंगे, तो आपका जो कंपनी लॉ का पेपर है न्यू सिलेबस का, उसमें आप देखोगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट नोट टाइप या प्रोसीजर या सीधे सेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, सिचुएशन नहीं है, केस स्टडी नहीं है उसमें। तो उसमें आपको फॉर्मेट की चिंता नहीं करनी, जैसे आप शॉर्ट नोट का आंसर लिखते हो, पैराग्राफ स्टाइल में भी चलेगा, पॉइंट बाय पॉइंट भी चलेगा, दोनों चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर्मेट की टेंशन मत लो। आधे से पेपर आपका ज्यादा ऐसा है जिसमें फॉर्मेट का टेंशन नहीं है, सिर्फ कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, उसमें आप अगर आंसर को डिवाइड करो, प्रॉपरली हेडिंग्स दो, तो अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। बट मार्क्स में आई रिपीट इतना फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फॉर्मेट नहीं बनाया, जिसने वैसा उस हेडिंग्स में वैसा क्लासीफाई नहीं किया तो उनको मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। पेपर्स मैंने देखे हुए हैं, सजेस्टेड तो देखे ही हैं, जो चेक्ड आंसर शीट्स आपको मिलती हैं वो काफी बच्चों की मैंने देखी है, और काफी बच्चों का मैंने देखा हुआ है कि जिन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं भी लिखा है उनको भी 4 में से 4, 5 में से 5 ऐसे मार्किंग्स मिली हैं।
तो टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा लोग प्रेशर ले लेते हैं कि कंपनी लॉ बोले तो फॉर्मेट और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में काफी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशनल है, केस स्टडीज है, तो यस कोशिश करो। होता है हेडिंग्स दो, होता है तो प्रॉपर क्लासिफाई करो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि आप केस स्टडी को कैसे अप्रोच करते हो, कैसे चीजों को सॉल्व करते हो, सिचुएशंस में कैसे आप आंसर तक पहुंचते हो। इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और आपकी एक राइटिंग स्किल का भी पता चलता है। तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, पर प्रेशर मत लो। आप फेल हो जाओगे उसकी वजह से, ऐसा मत सोचो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिवली फिर उसके वजह से सोचते हैं। तो इतना नेगेटिव सोचने की भी बात नहीं है। काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और मेरे हिसाब से आराम से आप उसमें से पास हो सकते हो। राइटिंग की वजह से फेल बिल्कुल नहीं हो सकते, ये डर आप अपने मन से निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी क्वेश्चंस इन द न्यू सिलेबस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें कोई फॉर्मेट, कोई सीक्वेंस कुछ नहीं है। आप शॉर्ट नोट समझ के नॉर्मल जैसे आप आंसर लिखते हो, टू द पॉइंट लिखना है। इधर उधर की बातें तो वैसे भी नहीं लिखनी होती है, आपको पता ही है। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आते ही आपको ये सब बता दिया गया होगा कि इधर उधर की बातें बीकॉम स्टाइल यहां पे चलता नहीं है। टू द पॉइंट जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वही आपको बतानी है, ठीक है। और जहां पर सिचुएशन है, ठीक है, केस स्टडी है, प्रॉपर सिचुएशन दी है और आपसे पूछा है बताइए क्या करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, वहां पे आपको फॉर्मेट कोशिश करनी है, सेक्शन नंबर्स कोशिश करनी है कि आप कोट कर पाओ। और केस लॉ बेस्ड है, मतलब कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो कोर्ट जजमेंट का भी नाम लिखने का कोशिश करो। नहीं है तो रेलेवेंट केस लॉ और रेलेवेंट कोर्ट जजमेंट ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज थी। तो ये सारा पूरा आपका वीडियो था, ठीक है। एक ही पॉइंट टेक अवे मैं आपसे कहूंगा कि बस चैप्टर 14 मत पढ़ना, बाकी आपको मानना है नहीं मानना है ठीक है, बट चैप्टर 14 का जो मेरा आपसे सजेशन है वो आप जरूर मानिए। बहुत रिलीफ होगा और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इस वीडियो की, कि सीक्वेंस पे ध्यान देना है। पार्ट 3 पार्ट 2 टोटालिटी में कवर कर लेना है, बहुत ज्यादा उसका कवरेज रखना है। और जो भी शॉर्टकट्स लेने हैं, जो भी समराइज वे में पढ़ना है, जो भी चीजें छोड़नी है, वो सब पार्ट 1 में आप कर सकते हो, जो आप वैसे भी थर्ड सीक्वेंस में आखिरी में लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंपनी लॉ के बारे में जो भी मुझे आपको बताना था। इसके अलावा जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। और आप जो भी टिप्स या ट्रिक्स लेनी है या जो भी क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं, डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख पाएं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।